वेलकम गाइज, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइज, जैसा कि हमारी वीडियो सेशन जो ज्योग्राफी को लेकर चल रहा है उसी का आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कि हम आज फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं ज्योग्राफी पोर्शन से, जो कि आपके अपकमिंग जो एग्जाम है उसके लिए एक कहीं ना कहीं हम क्लू भी कह सकते हो आप, या आपको हेल्प भी मिल सकती है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि जो हमने क्वेश्चन आपको करवाए होते हैं सेम डिटो वही एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, या कभी कभार जो है एग्जामर आपसे घुमा फिराकर जो है वही क्वेश्चन जो है वो पूछता है गाइस। तो गाइस, आज की वीडियो में भी हम कुछ ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। और आज का वीडियो सेशन का पहला क्वेश्चन जो है गाइस वो आ रहा है आपके लिए। और पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द नेचुरल रबर। गाइस सुनिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सी जो स्टेट है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर की। मतलब इंडिया में कौन सी स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा रबर प्रोड्यूस करती है। ऑप्शंस आर तमिलनाडु, आसाम, केरला एंड आंध्र प्रदेश। गाइस, तो गाइस आपने याद रखना है दैट द जो आपकी पहली जो लीडिंग प्रोड्यूसर है गाइस हमारी जो इसकी रबर की, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, देन तमिलनाडु एंड देन है गाइस आपका त्रिपुरा। ये याद रखना आपने, ठीक है। पहली जो स्टेट सबसे ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है रबर की वो है केरला गाइस। वो केरला के बाद सेकंड नंबर पर है आपका तमिलनाडु, और फिर उसके बाद त्रिपुरा है एंड देन एक्सेट्रा। बहुत सारी स्टेट जो हैं वो फॉलो अप करती हैं आपके रबर बनाने मतलब प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को। ठीक है गाइस, सो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द रबर कौन है गाइस, आपका स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़े गाइस। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कह रहा है, दैट क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कह रहा है, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस द टर्म ट्रांसह्यूमेनेंस। ट्रांसह्यूमेनेंस क्या होता है गाइस, ये क्लियरली आपसे पूछ रहा है कि ट्रांसह्यूमेनेंस क्या होता है। ऑप्शन ए, इकोनॉमी दैट सोनली डिपेंड्स अपॉन एनिमल्स। एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें तमाम जो आपकी प्रॉपर्टी होगी जो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। फार्मिंग इन विच ओनली वन क्रॉप इज कल्टिवेटेड बाय क्लियरिंग हिल स्लोप्स, या हम जो फार्मिंग वगैरह करते हैं एक क्रॉप को उसको कल्टिवेट करते हैं किसको, हिल स्लोप्स को क्लियर करके, क्या उसको हम लोग ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड हायर हिल स्लोप्स इन समर एंड फुट हिल्स इन विंटर्स, या जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्रॉप्स को उगाना, जब समर होता है तो हम हाई स्लोप्स पर जाते हैं और विंटर होता है तो फुट हिल्स पर आ जाते हैं, क्या वो है। या सीजनल माइग्रेशन ऑफ पीपल विद इन देयर एनिमल अप एंड डाउन द माउंटेन। तो गाइज याद रखेगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गाइज ये आपके लिए मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चों के लिए ये एक नया कंसेप्ट है, दैट इज कि ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है। ट्रांसह्यूमेंस का मतलब होता है, जो लोग आपने देखे होंगे, लोग क्या होता है जब खासकर जो बकरवाल कम्युनिटी हमारी है, गुज्जर बकरवाल जो है, क्या होता है गाइज इनमें गद्दीज भी इनमें आते हैं। क्या होता है गाइज, ये लोग क्या करते हैं, इनके पास लाइव स्टॉक बहुत ज्यादा होता है, इनके पास जानवर भेड़ बकरियां बहुत भैंसें वगैरह काइंड ऑफ इनके पास बहुत ज्यादा लाइव स्टॉक्स होता है। ये लोग क्या करते हैं, समर्स होते हैं तो ये हिली एरियाज पर चलना स्टार्ट कर देते हैं, एंड जब वहां बर्फ पड़ती है, जब सर्दी का मौसम आता है तो वो वापस आ जाते हैं प्लेन एरियाज में। तो इस मूवमेंट को जो है क्या कहेंगे हम लोग, सीजनल माइग्रेशन। वो एक सीजन में एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट हो रहे होते हैं, इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, सीजनल माइग्रेशन ऑफ पीपल विद देयर एनिमल्स अप एंड डाउन। मतलब पहाड़ों पर चढ़ना देन उतरना, इनकी जो है ये प्रैक्टिस चलती रहती है, उसको हम क्या कहते हैं गाइज, आपका ट्रांसह्यूमेनेंस। याद रखिएगा गाइज इस टॉपिक कंसेप्ट को गाइज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोल्डन फाइबर रेफर्स टू CDS 2009 एंड सो मेनी। जो आपके स्टेट एग्जाम है गाइज उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बट बोलता है गोल्डन फाइबर किस रेफर्स, इनमें से किसको गोल्डन फाइबर कहा गया है गाइज। ऑप्शन इज हेम्प, कॉटन, जूट या नायलन। गाइस तो गाइस याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज जूट। ठीक है, जूट जो है गाइस उसको जो है वो गोल्डन फाइबर कहा गया है। गोल्डन फाइबर इसको क्यों कहा गया है, फॉर इट्स कलर, इसके कलर के लिए, एंड साथ ही साथ इसके कैश वैल्यू, इसकी हाई कैश वैल्यू के लिए, इसके कलर के लिए एंड हाई कैश वैल्यू के लिए।
ठीक है। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स कलर एंड हाई कैश वैल्यू जो है इसकी होती है। फॉर दैट रीजन जूट जो है उसको गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है गाइस, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज। अब गाइज आपने शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जुम कल्टीवेशन के बारे में जरूर सुना होगा। बहुत सारे ट्राइबल्स लोग जो हैं इस जो ये फॉर्मिंग है इसको प्रैक्टिस करते हैं। एनिशियंट टाइम पर, नॉट एग्जैक्टली एनिशियंट टाइम में कहूंगा, ब्रिटिश टाइम पर भी ये जो है फॉर्मिंग होती थी, लेकिन ब्रिटिशर ने इस पर बैन लगा दिया था। क्योंकि इसमें क्या होता था शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, आपको मैं बता दूं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में लोग क्या करते हैं, जंगल में चले जाते हैं। स्पेशली जो लोग ट्राइब्स होती है ना, ट्राइबल लोग जो है इस कल्टीवेशन को करते हैं। इसमें क्या होता है, वो एक जगह सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जंगल में। वहां पर वो जितनी भी झाड़ियां पेड़ पौधे वहां पर होते हैं उनको काटते हैं। काटने के बाद उनको वहां जलाते हैं। जलाने के बाद वहां पर उसी को, वो जो जली हुई राख होती है गाइस, उसको मिट्टी में मिक्स करते हैं, जिससे कि वो मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और वहीं पर कल्टीवेशन करते हैं। फॉर जब तक उनकी फसल पकती नहीं है वो वहीं पर स्टे करते हैं। एक बार जब उनकी कल्टीवेशन फसल जो है वो पक जाती है, आफ्टर दैट वो लोग उस जमीन को वहां छोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं किसी दूसरी जगह पर, और दूसरी जगह पर सेम वही प्रैक्टिस जो है वो फार्मिंग की वहां पर करते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन। बहुत सारी जगहों पर इसको जुम कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है गाइस। तो बताइए इनमें से जो इंपॉर्टेंट फीचर क्या है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। देखिए मैंने आपको बताया कल्टीवेशन बाय ट्रांसप्लांटेशन हो जाती करते हैं। इसमें कल्टीवेशन ऑफ लिगुमिनस क्रॉप्स, दालें वगैरह जो है वो उगाई जाती हैं, क्या वो है? चेंजिंग ऑफ कल्टीवेशन साइट है, या रोटेटिंग ऑफ क्रॉप्स है, या इसमें रोटेट होती है क्रॉप्स? ऐसा कुछ नहीं है गाइस, इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर बन रहा है, चेंज इन कल्टीवेशन साइट। मैंने आपको क्या बताया, लोग आज अगर इधर जंगल साफ कर रहे हैं, हो सकता है वो यहां पर जंगल अपनी फसल उगाने के बाद वो लोग शिफ्ट हो जाएं, किसी दूसरी जगह पर चले जाएंगे, जहां पर वो लोग क्या करेंगे, फिर से एक नई जमीन देखेंगे। इससे नुकसान ही है, काइंड ऑफ हमारे फॉरेस्ट को बहुत डैमेज होता है इन चीज़ों से। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने भी उस टाइम पर उन पर पाबंदी लगाई थी कि उनका ये मानना था कि ये लोग जंगल को खत्म कर देंगे एक टाइम पर आने से, है ना। तो आज भी इसको कहीं ना कहीं जो है प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन हालांकि ये चीज़ जो है जंगलों के लिए सही नहीं है गाइस। चलिए ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। जुम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े गाइस। तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी इंप्रूव्ड बाय KAS के जो एग्जाम था PSC का, पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन जहां से हम इस सोर्स को ले रहे थे, पढ़ रहे थे, वहां पर ये दिया हुआ था। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की फर्टिलिटी आप कैसे बढ़ा सकते हो? देखिए हालांकि हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं फर्टिलिटी को बढ़ाने के। हम उसमें मैन्योर डाल सकते हैं, हम फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए उसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ये ऑप्शन आपको दे रहा है 4 और कह रहा है कि बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। पहला ऑप्शन है एडिंग लिविंग अर्थवर्म्स, जिंदा अर्थवर्म को ऐड करना मिट्टी में, क्या ये सही है? एडिंग डेड अर्थवर्म्स, या मरे हुए जो आपके अर्थवर्म है उनको डालोगे तो वो मिट्टी को बढ़ाते हैं। सी कह रहा है रिमूविंग डेड अर्थवर्म्स, या जो मिट्टी में मरे हुए जो आपके अर्थवर्म है उनको बाहर निकाल दो। या ऑप्शन डी रिमूविंग लिविंग अर्थवर्म्स एंड एडिंग डेड अर्थवर्म्स, कि रिमूव करना है मरे हुओं को और उनकी जगह पर क्या करना है, जिंदा को निकालना है और मरे हुओं को वहां पर डालना है। अब ऑप्शन कुछ ऐसे दिए गए हैं, हो सकता है आपको कुछ और ऑप्शन दिए हो। तो गाइस याद रखिएगा कि क्या होता है, अर्थवर्म जो होता है ना, वो क्या करता है, वो जितनी भी चीजें खाता है ना, हर सड़ी गली चीज को वो खाता है, एंड देन इट विल कन्वर्ट दैट मटीरियल इनटू क्या कहेंगे उसको, मैन्यूर काइंड ऑफ, ठीक है। एंड वो मैन्यूर वो मिट्टी में मिलाता है। बहुत सारे घरों में आप देखना क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, बाहर से जो है अर्थवर्म को लेकर घरों में जो गमले वगैरह बनाए होते हैं उनमें डालते हैं। उनसे क्या होता है गाइस, उसको आप जो भी डालोगे ना, घर का खाना डाल दो, कुछ भी कचरा वचरा जो आपके पास जो लेकिन सड़ने वाला है, जो डिके होता है, डिकम्पोज हो सकता है, उसको वो डालो, वो अर्थवर्म उसको खाएगा,
एंड देन जो भी उसका जो वो रेजिड्यू निकालेगा अपना, वो क्या होगा गाइस, उस मिट्टी में धीरे धीरे मिक्स हो जाएगा और वो मिट्टी फर्टाइल होती है। तो कहीं ना कहीं लिविंग जो आपका अर्थवर्म है, अगर आप उसको ऐड ऑन करते हो सॉइल में, इट विल हेल्प्स यू अ लॉट टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल गाइस। सो आई विल गो थ्रू विद द option A, that is adding living earthworms to the soil will improve the fertility of the soil guys। ठीक है, यहां पर ये चीज थी, क्लियर है इस चीज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या रहा है, दैट इज extensive subsistence agriculture is, guys there are so many types of agriculture like commercial agriculture is there। so guys ये कह रहा है कि extensive subsistence एग्रीकल्चर किस चीज को कहते हैं, क्या है वो चीज। ऑप्शंस आर फॉर्मिंग ऑन द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, जो हम लोग वेस्टर्न घाट्स पर जो स्लोप्स है उन पर जो हम फॉर्मिंग करते हैं, क्या उसको एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहा जाता है। फॉर्मिंग इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में जो हम लोग करते हैं, जहां थिक पॉपुलेशन है वहां पर हम लोग जो फॉर्मिंग करते हैं उसको कहते हैं, या फॉर्मिंग करना इन द थिनली पॉपुलेटेड एरियाज में, उसको हम कहते हैं फॉर्मिंग इन द फॉरेस्ट ऑफ द इक्विलेटरल रीजन, या इक्विलेटरल रीजन पर जो हमारे फॉरेस्ट है उनमें जो हम लोग फॉर्मिंग करते हैं उसको कहते हैं। तो गाइस क्या कहेंगे यहां पर हम, यहां पर मैं आपको बता दूं, इसको हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, दैट इज फॉर्मिंग इन द थिनली पॉपुलेटेड एरियाज। थिनली पॉपुलेटेड एरियाज में जो हम लोग फॉर्मिंग करते हैं, वी कॉल्ड इट एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर गाइस। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग, बताइए, इसमें तो आपको पता ही होना चाहिए मल्टीपल, जैसे आप क्वेश्चंस कर रहे हो ये तो मल्टीपल चॉइस मतलब एक से ज्यादा चॉइस आपके पास है, तो क्या होगा गाइस यहां पर। ठीक है, व्हेन सीड्स आर सोन ऑन अ पीस ऑफ लैंड एंड देन सीडिंग और ट्रांसप्लांटेड इन डिफरेंट फील्ड्स, कहता है कि सीड्स को एक ही पीस ऑफ लैंड पर उगाना और फिर उस सीडिंग को ट्रांसप्लांट करना एक जगह से दूसरी फील्ड में। डिवाइडिंग अ फील्ड इनटू 2 और मोर पार्ट्स, किसी भी खेत को एक या दो हिस्सों में डिवाइड करना, एंड देन सोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन ईच पार्ट, और फिर हर पार्ट में अलग अलग क्रॉप को उगाना। रेजिंग इन सक्सेशन ओनली वन टाइप ऑफ क्रॉप इन द सेम पीस ऑफ लैंड, एक ही पीस ऑफ लैंड पर एक ही मतलब एक के बाद एक जो आपकी फसल को उगाना, या राइजिंग 2 और मोर क्रॉप्स इन सक्सेशन इन अ ईयर ऑफ द सेम लैंड गाइस। तो क्या आंसर इसका बन रहा है गाइस, इसका आंसर बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिवाइडिंग अ फील्ड। मान लीजिए, इसके कहने का मतलब, मान लो कि मेरे पास एक ही खेत है, एक ही खेत है, हमें इसके कितने, मैं इससे कितने 4 हिस्से करूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैं चावल उगा दूंगा, यहां दाल उगा दूंगा, यहां कुछ उगा दूंगा, यहां कुछ उगा दूंगा, बावजूद इसके कि मेरे पास एक ही खेत है और मैं एक में ही चावल उगा दूं पूरे में। तो इसके अलावा मैं अगर ये फॉर्मिंग करूं, है ना, ये क्या होगी, इसमें आप एक ही फसल एट ए टाइम उगा सकते हो, लेकिन यहां पर आपको चॉइसेस है, 4 जो है आप फसल एट ए टाइम उगा सकते हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग गाइस। ठीक है, तो किसी भी खेत को डिवाइड करना अलग अलग हिस्सों में और उसको फॉर्मिंग करना, जिसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग गाइस। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई हो। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़े गाइस। तो व्हाट टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, बोलता है दुनिया में जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं उनमें जो फार्मिंग होती है गाइस उसको क्या कहते हैं। ऑप्शंस आर कमर्शियल फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, या गाइस आपकी प्लांटेशन फार्मिंग। क्या चीज क्या इसको कहते हैं गाइस, तो याद रखिएगा इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंटेंसिव फार्मिंग गाइस। ठीक है, एक्सटेंसिव मैंने क्या बोला था, थिनली पॉपुलेटेड, लार्जली पॉपुलेटेड, तो इंटेंसिव फार्मिंग। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना यहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्रॉप रोटेशन रेफर्स टू, क्रॉप रोटेशन का क्या मतलब होता है। क्रॉप रोटेशन का मतलब है, ऑप्शन ए कह रहा है, मेथड ऑफ फार्मिंग विदाउट इरिगेशन इन एन एरिया ऑफ लिमिटेड रेनफॉल। एक ऐसे एरिया जहां पर बारिश कम होती है तो वहां इरिगेशन से फार्मिंग करना, क्या उसको जो है क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। फार्मिंग डन ऑन द सेम लैंड बाय डिफरेंट पीपल टर्न वाइज, ठीक है, एक ही जमीन को अलग अलग लोग जो है डिफरेंट पीपल जो है उसको लगा रहे हैं, उसको क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। ग्रोइंग सेम क्रॉप इन अल्टरनेट ईयर्स, या ग्रोइंग फसल को उगाना अल्टरनेट ईयर्स में, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन, या ग्रोइंग क्रॉप्स को उगाना सक्सेशन में। ठीक है ना। सो गाइस बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बन रहा है गाइस आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन।
ठीक है ना, अलग अलग सक्सेशन, एक के बाद एक जो है क्रॉप को रोटेट करना। कहने का मतलब है कि मान लो ये आपके पास खेत है, ठीक है, खेत में आपने इधर पे एक साल आपने चावल उगाए और इधर आपने एक साल दाल उगाई, तो इसको आप टर्न करोगे, इधर अगले साल दाल लगाओगे, इधर आप चावल आ जाओगे। इससे क्या होता है, बहुत सारी फसलें हमारी ऐसी होती है ना जो फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा नुकसान करती है। मतलब जैसे दाल वगैरह जो होती है उनमें जो आपके जो मतलब जो क्रॉप होती है, अलग अलग प्लांट जो है वो अलग अलग तरीके से मिट्टी से जो है फर्टिलिटी को लेता है। तो कोई फसल ऐसी होती है जो ज्यादा फर्टिलिटी को लेती है, अगर आप बार बार उसी में से ऐसा लगाओगे। आप मुझे सिंपल बताओ, जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में लोगों ने क्यों कॉटन को उगाने से मना कर दिया था? बिकॉज क्योंकि कॉटन जो जिस मिट्टी पे लगता था इट विल मैं क्या कहूंगा इसको, फर्टिलिटी को खत्म कर देता था वो मिट्टी की, कि लोग वहां पर दूसरा कुछ उगा ही नहीं सकते थे। सो दैट्स द रीजन गाइस, दिस वन क्रॉप रोटेशन है ना। अब वो कहते हैं कि क्रॉप रोटेशन करो, क्रॉप को रोटेट करते रहो, एक ही क्रॉप को एक ही खेत में बार बार मत उगाओ, जिससे कोई फायदा नहीं होगा। आप रोटेट करते रहो क्रॉप को गाइस, ठीक है। आई होप ये चीज भी आपकी क्लियर हो गई हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपसे क्या कह रही है, क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज मिक्स्ड फार्मिंग मींस। केएस 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए, ग्रोइंग टू क्रॉप्स एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर दो क्रॉप्स को उगाना। ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन, या एक के बाद एक क्रॉप का उगाते रहना। प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, या क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना जो है मिक्स्ड फार्मिंग है। यूजिंग मिक्सचर ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, या यूज करना मिक्सचर्स ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के मिक्सचर को मिक्स कर कर जो है हम उसको कहेंगे मिक्स्ड फार्मिंग है जी उसका मतलब। तो गाइज याद रखिएगा इसका आपने सिंपल याद रखना है मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है आपके सामने, ठीक है, जैसे कि यहां पर पूछा हुआ है कि ग्रोइंग टू क्रॉप्स एट द सेम टाइम, ठीक है, तो आप तो मतलब इसमें ये मैं ऑप्शन ए में से ए में ही जाऊंगा, ठीक है, कि ग्रो करना टू क्रॉप्स को एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर दो। लेकिन कहीं कहीं पर इसको लिखा गया होता है क्रॉप प्लस लाइव स्टॉक्स जो आपके पास होते हैं ना, ठीक है, इनको मिक्स, इन दोनों को मिलाकर भी हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं, ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग करना, ठीक है। तो अगर ये चीज दी होगी तब भी जाना, लाइव स्टॉक समझते हो ना, मतलब गाय भैंस बकरियां जो भी होती हैं, फार्मिंग और उनको पालना दोनों को, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग गाइस, ठीक है, याद रखिएगा। या ग्रोइंग टू क्रॉप्स एट द सेम टाइम भी होगा, उसके साथ भी जाइए, और ये होगा तो इसके साथ भी जाइए गाइस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन विच मंथ और द खरीफ क्रॉप सोन। बताइए खरीफ क्रॉप को किस मंथ में जो है वो लगाया जाता है। ऑप्शंस आर अप्रैल, जून, सितंबर या नवंबर गाइस। तो आपको पता ही है गाइस, बहुत बार ये तो सबने पढ़ा होता है गाइस बच्चों ने। सो गाइस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज जून के महीने में आपकी खरीफ क्रॉप को जो है वो उगाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रॉबी क्रॉप। इनमें से रॉबी क्रॉप जो है वो कौन सी नहीं है गाइस। ऑप्शंस आर व्हीट, मेज, मस्टर्ड एंड ग्रेन है ये, ठीक है। तो बताइए गाइस ये ग्रेन है, ठीक है। सो ये क्या है, ग्रेन। ग्रेन बताइए इनमें से रॉबी क्रॉप कौन सी नहीं है गाइस। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेज जो है गाइस आपका, मेज इज नॉट अ रॉबी क्रॉप गाइस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ यहां पर आप मुझे बताइए कौन सी क्रॉप है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ क्रॉप्स इज ग्रोन इन इंडिया ड्यूरिंग द रॉबी सीजन। इनमें से कौन सी ग्रुप ऑफ जो क्रॉप्स है उनको उगाया जाता है रबी सीजन में। ऑप्शंस आर व्हीट, बार्ले, ग्राम, राइस, मेज, व्हीट, बार्ले, मेज, राइस, मैलेट, ग्राम, राइस। बताइए गाइस, तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हम लोग क्या उगाते हैं आपके इसमें रबी सीजन में, व्हीट, गेहूं, बार्ले, ग्राम, हम तीनों चीजें जो हैं वो उगाते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़े गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन इन इंडिया मेनली बाय ड्राई फार्मिंग। कहते हैं ड्राई फार्मिंग के टाइम पर जो है वो कौन सी फसल जो है इंडिया में उगाई जाती है। ऑप्शन ए इज मैलेट, बी टबैको, सी मेज, या डी ग्राउंड नट। तो गाइस कौन सी होगी आपकी, इसमें आप उगाते हो मैलेट्स, याद रखिएगा ड्राई सीजन में, ठीक है। ड्राई फार्मिंग में हम लोग क्या उगाते हैं, आपके मैलेट्स को उगाते हैं गाइस, ठीक है।
वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? इंडिया में सबसे ज्यादा सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? ऑप्शंस आर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, असम या गाइज बिहार। तो गाइज याद रखिएगा जो सबसे ज्यादा आपकी सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है दैट इज गाइज ऑप्शन ए, दैट इज कर्नाटका गाइज। ठीक है, सो कर्नाटका इज द स्टेट जो सबसे ज्यादा क्या उगाती है, आपके सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है गाइज। ठीक है, चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड को डिस्कस करें। नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए आ रही है गाइज, दैट इज वेयर इज पर्ल फिशिंग वेल डेवलप्ड इन इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ठीक है, पर्ल फिश जो है वो कहां पर जो है इंडिया में डेवलप्ड होती है? ठीक है, कहां पर उनका पालन पोषण होता है? ऑप्शंस आर ऑफ द बंगाल कोस्ट, क्या बंगाल के कोस्ट पर, ऑफ केरला कोस्ट, ऑफ द कोस्ट ऑफ रामेश्वरम या नोवेयर, कहीं पर भी नहीं। तो गाइस याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज ऑफ द कोस्ट ऑफ रामेश्वरम। पर्ल फिश को जो है वो वेल डेवलप किया गया है इंडिया के अंदर। ऐसे जैसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोलूं तो गाइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट अमंग द मैरीन प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया इज? इंडिया से मैरीन, आपको तो पता है हम लोग, हमारे यहाँ मछुआरे भी हैं, हम लोग समुद्र से बहुत सारी मछलियां वगैरह पड़ती है, लेकिन गाइस यहां पर ये पूछ रहा है कि इंपॉर्टेंट आइटम बताइए जो एक्सपोर्ट होती है इंडिया से, वो कौन सी है? ऑप्शन इज क्रैब, बी लॉबस्टर्स, सी श्रिम्प या नन ऑफ दीज गाइस। तो गाइस याद रखिएगा श्रिम्प इज द आइटम, ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है गाइस हमारे इंडिया से। क्या है ये है आपका मैरीन प्रोडक्ट। क्या है? मैरीन प्रोडक्ट। हर वो चीज जो समुद्र से निकलती है उसको मैरीन कहेंगे, ठीक है ना। तो मैरीन प्रोडक्ट है ये, जो कहां से निकल रहा है, मतलब क्या हो रहा है इसके साथ, ये एक्सपोर्ट हो रहा है सबसे ज्यादा इंडिया से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली इन द इरिगेटेड एरिया ड्यूरिंग ज़ैद? ज़ैद क्रॉप जब उगाई जाती है उसमें क्या क्या उगाया जाता है? ऑप्शंस आर अरहर एंड ग्राम, मूंग एंड उड़द, राइस एंड मैलेट्स, मेज एंड ग्राउंडनट्स। तो गाइज याद रखिए इसमें दालों का सीजन है, तो हम इसमें क्या है, मूंग एंड उड़द की दाल जो है वो क्या है गाइज, ग्रोन मेनली इन द इरिगेटेड एरिया, जहां पर ढेर सारा पानी है। ज़ैद क्रॉप में ये दो चीजें जो है सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं गाइज। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप? आपको पता है प्लांटेशन क्रॉप क्या होती है? ठीक है, इसको क्या होता है, देखिए गाइस, प्लांटेशन का सिंपल मतलब आप ये समझिए कि वो फसल जो हो, प्लांटेशन का मतलब होता है हम एक बार लगाते हैं, देन उसको हम फिर 5-10 साल के बाद ही उसको हम काट, जैसे चाय है ना, रबर, आपके गन्ना वगैरह है ना, सॉरी गन्ना नहीं कहूँगा मैं, गन्ना नहीं आता इसमें, है ना। ये चीजें क्या होता है, हम चाय के बागान लगाते हैं ना, उसको एक ही बार में हम पत्तियां तोड़ते हैं। अब क्रॉप हम क्या करते हैं, एक साल लगाते हैं, फिर काट देते हैं उसको, फिर अगले साल फिर लगाते हैं। लेकिन प्लांटेशन में क्या होता है, एक बार लगाओगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है ना, उसी पे से फिर आप अपना गुजारा करते हो। तो बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत सारे पेपर में पूछा गया है, बहुत सारे पेपर में। तो ऑप्शन ए इज कॉफी, शुगर केन, वीट या रबर गाइस। तो गाइस याद रखेगा शुगर केन जो है गाइस वो प्लांटेशन में नहीं आता है, बाकी कॉफी भी आती है, वीट भी आती है, रबर भी आती है, शुगर केन नहीं आता है। शुगर केन तो आपको पता है आपके जम्मू में भी उगाते हैं, क्या आप उसको एक बार उगा के 10 सालों के लिए रखते हो या 3 साल 4 साल के लिए रखते हो? नहीं रखते, हम उसको एक साल उगाते हैं, उसी साल काट कर जूस अभी मार्केट में आना स्टार्ट हो जाएगा गन्ने का जूस, फिर पीते रहना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट वन को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैश क्रॉप? ऐसी क्रॉप जो सिर्फ आप कैश के लिए उगाते हो, कौन सी है इनमें से? वीट, मैलेट्स, राइस या रबर गाइस। तो गाइस याद रखिएगा रबर इज द कैश क्रॉप। ठीक है, जो हम सिर्फ मतलब ऐसी क्रॉप जो हम सिर्फ कैश के लिए, पैसे के लिए उगाएंगे, बाकी खाएंगे तो रबर को हम खा नहीं सकते हैं, या सेल्फ यूज क्या ही करेंगे हम उसका। ऐसी फसल जो हम सिर्फ बेचने के लिए उगाएंगे उसको हम कैश क्रॉप कहेंगे, एंड इनमें से आपकी रबर इज द राइट आंसर गाइस। तो ये थे गाइस आज के कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो हम लेकर आए थे आपके लिए ज्योग्राफी पोर्शन में से। सो गाइस बहुत प्यार मिल रहा है आपका वीडियोस पर, ऐसे ही प्यार हमें जो है करते रहिए। कमेंट्स हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं, आपका लाइक हमारे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि उन्हीं चीज़ों से हमें जो है डेडिकेशन मिलती है, उन्हीं चीज़ों से जो है हमें जो है काम करने का मज़ा आता है आप लोगों के साथ। तो चलिए रूबरू नहीं हो सकते हम लोग, बस एक वीडियो के थ्रू ही हम लोग रूबरू हो सकते हैं। सो गाइस कीप सपोर्टिंग अस, लाइक कमेंट्स जो भी आप कर सकते हो, चाहे वो आपका अच्छा कमेंट है, चाहे वो आपका बुरा कमेंट है, या जो आपका दिल कहे आप लिख सकते हो। एंड
हमारी तो कोशिश यही रहती है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी हेल्प मिले, और जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो सिर्फ फन के लिए या जिस चीज़ के लिए भी वो कर रहे हैं, उनको भी हेल्प मिले, ताकि ऐसा ना लगे कि जब आप एग्जाम में बैठो तो हाँ ये चीज़ भी करवाई थी, ये चीज़ भी करवाई थी और हमने ध्यान से नहीं पढ़ी थी। सो गाइज मैं एट द एंड में यही कहूँगा कि कीप सपोर्टिंग अस एंड लाइक द वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ। सो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच गाइज।